हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना एंट्रेंस के अंदर। तो आप लास्ट ईयर देखें 2022 के अंदर भी इसके अंदर से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो क्वेश्चंस भी ज़्यादा टफ नहीं होते, सिर्फ ऊपर लेवल से ही क्वेश्चन हमसे पूछता है। मतलब क्या है, ग्रेविटेशन की ABCD जो भी हम लोग बनाने वाले हैं वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले इसका हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसी कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक की बेस पर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और विद इन सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं 2023 में, तो उनको हम विद इन सेकेंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बातें न करते हुए सीधा हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि ग्रेविटेशन में हमें करना क्या है। जो फर्स्ट टॉपिक आपका वो क्या है बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, समझना क्या है, पहले हम इसको बात को समझते हैं। जब जब आप ग्रेविटेशन के बारे में बात सुनो या जब जब आप ग्रेविटी के बारे में बात सुनो तो माइंड में एक चीज़ लेकर आना कि कुछ ना कुछ मास के अबाउट बात कर रहा होगा। दोबारा सुनो, जब जब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आए या जब जब ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आए तो माइंड में एक बात याद रखना, हमेशा ही मास के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 मैग्नेट को मैंने अपने पास से लेकर आया और मैग्नेट को मैंने ऐसे पास पास रख दिया, तो आप लोग क्या देखते हैं, आपस में अट्रैक्शन होता है या आपस में रिपल्शन होता है। मतलब क्या हुआ, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली न्यूटन ने भी ये चीज़ देखी। उसने क्या देखा, उसने मैग्नेट के ऊपर काम नहीं करा, उसने किस पे काम करा कि अगर हमारे पास बच्चों 2 मैसिव बॉडी होंगी, 2 मैसिव बॉडी का मतलब क्या हुआ, 2 बॉडी, ऐसी 2 बॉडी जिनके पास मास होगा। अब हमने कहा मास तो मेरे पास भी है, मास तो इस मार्कर के पास भी है। जिसके पास मास होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ग्रेविटेशन का फोर्स। अब न्यूटन साहब ने क्या बोला कि जब भी 2 मैसिव बॉडी होंगी और एक दोनों मैसिव बॉडी आपस में एक फोर्स लगा रही होंगी, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अपना ग्रेविटेशन का फोर्स बोलेंगे। वो फोर्स क्या होगा, तो उन्होंने डेफिनेशन बोली, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, directly proportional to the multiplication of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। जो दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है उसका अगर स्क्वायर कर दें, जो हमारा फोर्स होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, F इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों क्या है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज नोन एज कांस्टेंट और नाम क्या है इसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों क्या वैल्यू होती है इसकी, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। क्लियर बात। ये छोटी सी बातें हैं जो हमें समझनी है कि जब भी हमारे पास 2 मैसे होंगे हम सिंपल F बराबर क्या लगाएंगे, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये बात समझते हैं कि बच्चों ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या है। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें डिफरेंस समझ के फौरन हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं बच्चों ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन किसी भी 2 मास के बीच में लगने वाला फोर्स, तो हम नाम क्या बोलेंगे उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, हम 2 मास की बात तो कर रहे हैं, एक m है और दूसरा मेरे पास m2 है। अगर किसी भी एक मास को मैं फिक्स कर दूं, मास ऑफ अर्थ कर दूं, तो मतलब क्या हुआ, एक मास अर्थ का हो गया और एक किसी भी बॉडी का हो गया, मेरा हो गया, अर्थ का हो गया। अब हम दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ग्रेविटी। कुल मिला के बात क्या है, ग्रेविटी को ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। क्यों, ग्रेविटेशन जो लगता है वो हमेशा 2 मास पे लगता है। अब मास कोई भी हो, ये मार्कर हो, मेरी बॉडी हो, अर्थ हो, कोई भी मास हो, लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन कहलाएगा। लेकिन अब जब आप एक मास को फिक्स कर देंगे, एक मास को फिक्स कर दिया, दूसरा मास कुछ भी हो, लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, यहाँ पे ग्रेविटी कहलाएगा। लेकिन मुद्दा किस बात का है, मुद्दा तो भैया सिर्फ और सिर्फ किस बात का है, मुद्दा सिर्फ इसी बात का है कि लग कितना, इसमें ये फोर्स कितना लग रहा है। तो अभी हमने क्या सीखा कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जल्दी से उसको राइट करो, फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब भी ग्रेविटेशन का नाम सुना तो हम लोगों ने माइंड में एक फॉर्मूला याद कर लिया बच्चों कि F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक फॉर्मूला बन के आ चुका है जब मास निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब जो फोर्स है बच्चों उसका नेचर क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा दो बॉडीज़ हैं, दो मैग्नेट्स हैं मेरे पास, उसको अगर मैं ऐसे रखूँगा तो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अगर इसको मैं पलट के ऐसे रख दूँ, मीन्स नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों सेम पोल रख दूँ तो ये आपस में रिपेल करती हैं। मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों बिहेवियर शो करता है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी। व्हाट अबाउट दिस, चेक करते हैं। न्यूटन ने अपनी कहानी का अबाउट ये कहा कि जो भी ग्रेविटेशन का फोर्स निकल कर आएगा इसका सिर्फ नेचर एक ही होता है। कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये इसकी एक खूबी निकल कर आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हम इस बच्चों हम जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं कि इस फोर्स के अबाउट लिख रहे हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखा हमने, इट इज सेंट्रल इन नेचर, इट इज सेंट्रल इन नेचर। अभी दोनों पॉइंट्स को पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम थर्ड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑलवेज अट्रैक्ट इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो अर्थ है, अर्थ का पास मास है, मेरे पास मास है, हम दोनों में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अगर अर्थ ये फोर्स रिपल्शन का बिहेवियर शो करती तो अर्थ उठा के मुझे ऊपर फेंक देती, मतलब क्या हुआ, हम दोनों में रिपल्शन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, अर्थ हमें हमेशा अपनी तरफ ही खींच रहा है। इस मास को बच्चों में ऊपर फेंकूँ लेकिन लौट करके आएगा कहाँ पे, लौट करके ये अर्थ के पास ही आएगा, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों, इट इज सेंट्रल इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ, मैंने दो मास को ऐसे ऐसे रख दिया और इनके बीच की दूरी मैंने बोल दिया ये r दे रखा है। मैंने कहा कि अगर इन दोनों मास को मैं पास पास लेकर आऊं तो आप क्या देखोगे, इतना पास पास लेकर आया कि इन दोनों से मैंने बिल्कुल इन दोनों को मैंने टच करा दिया। अब मैं आपसे कहूँ बच्चों बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, तो आप लोग क्या बोलोगे, जीरो हो चुकी है। जीरो नहीं हुई है, आपने क्या लिखा, इट इज सेंट्रल इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ जो भी डिस्टेंस की नापतोली करनी है बच्चों उसकी कहाँ से करनी होगी, हमेशा इसके सेंटर से ही करनी होगी। तो दैट वाई वी से दैट इज इट सेंट्रल इन नेचर। ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिख लेगा उसको। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड मास। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब हमारे पास दो मास दे रखे हैं m1 m2, ये इस पे फोर्स लगाए, ये इस पे फोर्स लगाए, अगर तीसरा मास उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो इससे इन फोर्स से कोई ताल्लुकात नहीं बनेगा। दोबारा सुनो, इन दोनों में दोस्ती है, इन दोनों में फोर्स लग रहा है, बात सही है, लगने दो बच्चों। इन दोनों में फोर्स लग रहा है, लगने दो, लेकिन m2 कोई रोल प्ले नहीं करेगा। m3 m2 में फोर्स लग रहा है, लगने दो, m1 कोई रोल प्ले नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, m1 m2 में दोस्ती है, m3 इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला। m2 m3 में दोस्ती है, m1 कोई छेड़छाड़ करने नहीं वाला। कहने का मतलब ये हुआ जो दो फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ते हैं सिर्फ दो मास पे ही पढ़ना है, तीसरा मास डाल दें। फोर्स अलग, फोर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो तीसरा वाला मास है वो तीसरा वाला मास जो है वो फोर्स के फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फॉर्मूले हमारे पास दो ही मास आएंगे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड मास। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अब इसी को मैंने हल्का सा और मॉडिफाई करा। मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास दो मास रखे हैं m1 और m2, इसको मैंने ये बोला m1 और ये है मेरे पास m2। अब जरा बात समझना, मैंने कहा ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि m1 m2 पे फोर्स लगाता है। कितनी लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। कोई फॉर्मूला है, हाँ पढ़ा तो अभी हमने, क्या है, F बराबर क्या, G(m1 m2) अपॉन r स्क्वायर। r क्या बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। मतलब क्या हुआ कि फोर्स कौन लगा रहा है, m1 m2 पे लगा रहा है। मतलब क्या बोल दिया, m1 लगा रहा है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। उसको मैंने क्या लिख दिया, F12 बराबर क्या, G(m1 m2) अपॉन r स्क्वायर। अब सुनना बात को, जब m1 m2 बच्चों फोर्स लगा रहा है और फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव। मतलब क्या हुआ, m1 चाहता क्या है, इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचना। क्यों, नेचर क्या है इसका, अट्रैक्टिव, फोर्स लगाई, पकड़ के ऐसा खींच लिया। मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, डायरेक्शन हुआ बच्चों इस डायरेक्शन में। ये लगा फोर्स कौन सा वाला, 1 2 वाला, जब 1 लगाया 2 के ऊपर। अच्छा, हमने कहा कि ये नहीं लगा सकता, हाँ लगा सकता है। तो जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको हमने क्या बोल दिया, F दूसरा वाला लगा रहा है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो क्या बनेगा G। अब ये लगा रहा है तो यहाँ पे क्या है बच्चों, m2 m1 अपॉन क्या, r स्क्वायर। अब ये जब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या चाहेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। मतलब इस अभी फोर्स ऐसे लगेगा, बिकॉज अब ये लगा रहा है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया हमारे पास, F(21). अब बात जरा समझना बच्चों, मैंने कहा कि m1 की जो वैल्यू है, m1 की जो वैल्यू है वो 2 है और m2 की जो वैल्यू है वो 3 है।
अब मैंने कहा यहाँ पे m1 m2 मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा 6। यहाँ का m2 m1 मल्टीप्लाई करो, अभी कितना आंसर आएगा 6, यानी कि 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ, मिलने वाला जो आंसर है वो 6 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये इस पर फोर्स लगाए, ये इस पर फोर्स लगाए, लगने वाली फोर्स की वैल्यू सेम आती है। माइंड में याद रखना, लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमेशा सेम आती है। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? हमने क्या देखा, F21 उसको m1 उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, m2 पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास फोर्स निकल कर आया बच्चों, कौन सा, F12 बराबर तो है किसके, F21 के, लेकिन किस डायरेक्शन में, दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म। तो हमें इस पर कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, बस एक बात माइंड में हमें याद रखनी है, जब भी दो मास के बारे में हम बात करेंगे, ये वाला मास इस पर फोर्स लगाए, ये वाला मास इस पर फोर्स लगाए, फोर्स लगने वाला फोर्स हमेशा बराबर होगा। बस क्या अलग होगा, इसका डायरेक्शन अपनी तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इसको अपनी तरफ होगा। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है, याद करो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहे इसको लिख लें, और सिंपल मैं इसको यहाँ समझाता भी हूँ। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून। या इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे समझना कि मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून if moon exert a force F on earth, then earth exert a force on मून विल बी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि अगर एक मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है को 81 टाइम्स द मास ऑफ मून, मतलब क्या हुआ, 81 टाइम्स जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून से, और इफ मून एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, मतलब क्या है बच्चों, पहले ऑप्शन लिखो, उसके पहले ए बी, इसका ऑप्शन लिखें यहाँ पे ऑप्शन लिखो 81 टाइम्स ऑफ एफ, या एफ अपॉन 81, या सिंपली एफ, या सिंपली 2f। ये आपके ऑप्शंस दे रखें, क्या सही होगा पहले समझते हैं हम लोग। बच्चों एक मून दे रखा है हमें, ये रहा मून, ए क्या दे रखा है को अर्थ दे रखा है, इसका मास अगर m है तो इसका मास क्या होगा बच्चों, क्या होगा 81 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। अभी बताओ, इन्होंने बोला कि जो मून है अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाता है, कितना दे रखा है, सिंपली f दे रखा है। अब बताओ कि अर्थ मून पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो अभी आप मास पर डिपेंडेंसी मत जाना, अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, चाहे हम m1 को m2 से मल्टीप्लाई करें, m2 को m1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स वो किस पर डिपेंड करता है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। कौन ज़्यादा है कौन छोटा है इस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मून बच्चों इस पर फोर्स f लगाता है तो अर्थ भी इस पर कितना फोर्स लगाएगा, f ही लगाएगा। मतलब ये बॉडी इस पर f, ये भी इस पर f ही लगाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मास की कोई डिपेंडेंसी, मास की डिपेंडेंसी तो है लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाई होके हमें एक सा ही रिजल्ट देता है। दैट्स व्हाई वी यूज द फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ इज एफ, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज आल्सो एफ। ठीक है, करो इसको लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ फोर्स बिटवीन अगर बच्चों को आपसे क्वेश्चन ये आते हैं तो वीडियो को 2x पे देख के लिसन को आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट अच्छे जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाले हैं, उन पे काम करो। इफ फोर्स बिटवीन टू मासेस इज F, then if we increase
both masses by double and distance is reduced to half, then new force will be। ठीक है स्टूडेंट, करो उसको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बाहर निकालो, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो सीधे वीडियो को 2x बढ़ा के स्किप करके आगे बढ़ जाओ, आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और आगे हम PYQ भी सॉल्व करने वाले हैं कि PYQ पे किस तरीके से आ रहे हैं 2022 में, 2021 में, 2020 में किस तरीके से PYQ आ रहे हैं इस तरीके से। आप क्वेश्चन देखो, समझते हैं क्या बोल रखा है। देखो, ए फोर्स बिटवीन टू मासेस इज F, मतलब क्या हुआ, एक मास है M1 और एक मास है M2, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो सिंपल क्या दे रखा है हमें, सिंपल वो F दे रखा है। मतलब क्या हुआ, F किसके इक्वल आएगा, G M1 M2 अपॉन R², ये F निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या बोला ये सुनो, इफ वी इंक्रीज बोथ मासेस बाय डबल, मतलब क्या हुआ, जो M1 है उसको मैं क्या कर दूं, डबल, मतलब 2M1 कर दूं, जो M2 है उसको भी क्या कर दूं मैं, डबल, मतलब 2M2 कर दूं, एंड डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, जो इन दोनों के बीच की दूरी है उसको मैं क्या कर दूं, हाफ, यानी R/2 कर दूं। अब इस कंडीशन में मिलने वाला फोर्स क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमने बोला कि F न्यू इज इक्वल टू व्हाट, F नया फोर्स क्या होगा, तो हमने क्या हमारे पास G M1 M2 अपॉन R², पुट ऑल द वैल्यूज, व्हाट वी गेट, G व्हाट अबाउट M1 2M1, और व्हाट अबाउट M2 2M2, और व्हाट अबाउट R, बच्चों R/2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 का कितना हो गया यहाँ से देखो 4 को मैंने बाहर निकाला, G M1 M2 अपॉन R²/2, नहीं R²/4, बिकॉज जो स्क्वायर है R पे भी है बच्चों, 2 के ऊपर भी है, ये 4 का जाएगा तो हमारा सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। तो व्हाट वी गेट, F न्यू इक्वल्स टू, ये देखो ऊपर फेंकना आता है, प्लीज ध्यान रखो कि अगर हमारे पास A/B और C/D की अगर फॉर्म मिल जाए तो D जाएगा तुम्हारे कहाँ पे, A के पास, तो C जाएगा तुम्हारा B के पास। अगर बच्चों A/B साथ में आया है और तुम्हारा C अकेला आया है, अब 3 फ्रैक्शन है, किसको हम कहाँ फेंकें, जो अकेला आएगा उसके नीचे हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा उसके नीचे हम लोग क्या मान लेंगे, उसके नीचे 1 मानेंगे। तो 1 कहाँ जाएगा तुम्हारे पास, A के पास, C का जाएगा तुम्हारे पास B के पास। अब मैंने कहा A अकेला है और B/C साथ में है, अकेला जो आया उसके नीचे हमेशा 1 मानना। तो मैंने क्या बोल दिया, A/1 और B/C, क्लियर। C का जाएगा तुम्हारे पास A के पास और B का जाएगा तुम्हारे पास 1 के पास, जो भी अकेला आएगा उसके नीचे हमेशा हम 1 मान के इस 4 वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उस पे आते हैं, अब देखो ये तो पूरा अकेला है, ये दोनों साथ में है, इसके नीचे 1 मानोगे तो 4 कहाँ जाएगा तुम्हारा सबसे ऊपर, तो 4 यहाँ पे, तो व्हाट वी गेट 16 G M1 M2 अपॉन R²। तो बच्चों देखो 16 तो ऐसी रहा, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट, ये F के बराबर है, मतलब क्या हुआ, जो न्यू फोर्स है वो 16 गुना इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू द ओल्ड फोर्स, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फोर्स। ठीक है, करो इसको ली से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। Two identical sphere of radius R is made up of same material and placed pays contact to each other, then the force is depend as, तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, फोर्स डिपेंड करती है R के स्क्वायर पे, ऑप्शन बी है फोर्स डिपेंड करती है R के और -2 पे,
फोर्स डिपेंड करती है आर की पावर 4 पे, फोर्स डिपेंड करती है आर की पावर 3 पे। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से बताओ कि ऑप्शन सही होगा। तो अभी ज़्यादातर हमारे माइंड में क्या बात आ रही होगी कि जो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या लिखा है हमारे पास, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या दिखेगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आर की पावर -2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात हम लोग भूल गए, जो बच्चों फोर्स की डिपेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, एफ इज इक्वल टू वो जी पे भी डिपेंड, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बात तो हमें पक्की मालूम है कि जो जी है हमारे पास वो क्या है, एक कांस्टेंट है, उसको हटाओगे व्हाट वी गेट ये हटा, तो हमें ऐसे क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। अब जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी पूछवा रहा है आपसे, एफ की और आर की। लेकिन वो हम लोग क्या भूल जाएंगे दिमाग के अंदर, मास की डिपेंडेंसी तो उसने बताया ही नहीं। मतलब क्या हुआ, पहले मास जो वेरी कर रहा है, जो मास जो चेंज हो रहा है, पहले उसको देखो। अगर मास कांस्टेंट होता बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, m1 m2 की वैल्यू अगर कांस्टेंट होती तो इसकी दोनों हट जाते, तो हमें एफ की वैल्यू ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाता। लेकिन मास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ई को आंसर बी लगाना ये बात सही नहीं है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इससे हम मास निकालेंगे। अब मास कैसे निकालें, ये निकालेंगे हम क्वेश्चन की एक लैंग्वेज समझ के। जब क्वेश्चन में तुमसे ये बोल दे कि दोनों जो मासेस हैं, दोनों जो स्फीयर हैं, दोनों जो मटेरियल हैं, वो दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं, सेम मटेरियल से। तो अपने माइंड में एक बात याद रखना, ये भी सेम मटेरियल मतलब क्या हुआ, ये लोहे का है, ये भी लोहे का है, ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है। मतलब क्या हुआ, दोनों की डेंसिटी बराबर दे रखी है। और डेंसिटी का रिलेशन किससे आता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब यहाँ मास से हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ये जल्दीबाजी मत करना। इतना इजी क्वेश्चन एमयू में नहीं देता, कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर होती है। अब जो इसकी फिगर बनाते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ये आ गया और एक स्फीयर ये आ गया। इसका कितना रेडियस दे रखा है हमारे पास, सिंपली आर। इसका भी कितना दे रखा है, दोनों इसका भी दे रखा है रेडियस आर। पहली बात। दूसरी बात क्या दे रखी है, मैं अगर आपसे पूछूं इसकी अगर डेंसिटी बच्चों में डी मान लूं तो व्हाट अबाउट डेंसिटी इसकी भी डी होगी, बिकॉज बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। ये बताओ, ये बच्चों स्फीयर की फॉर्म में है और डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम भी चाहिए। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात समझना जरा, इसकी रेडियस कितनी है, आर। जो आपका वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, 4/3 पाई पे नहीं, 4/3 पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उसकी रेडियस के ऊपर। रेडियस बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेडियस कम करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, तो एक बात फिर हमें समझ में आ गई, जब दोनों की रेडियस आर है तो दोनों का वॉल्यूम भी बराबर हो गया। इससे हम लोग क्या समझ गए, डेंसिटी बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर, इसका मतलब कि दोनों का मास भी बराबर। क्या मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, अभी भी नहीं मालूम पड़ा कि मास कांस्टेंट है, बस ये मालूम पड़ गया डेंसिटी बराबर वॉल्यूम बराबर, दोनों का मास की वैल्यू भी बराबर होगी। कांस्टेंट है अभी भी नहीं, हम ये बात नहीं बोल सकते। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, व्हाट वी गेट m1, मतलब मास मिल गया, m1 बोल दिया। तो dv इज इक्वल टू क्या, m2, बिकॉज डेंसिटी बराबर वॉल्यूम बराबर। रखें फॉर्मूले के अंदर इसको, तो रखते हैं। तो बच्चे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, f इज इक्वल टू क्या, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू g, व्हाट अबाउट m1, डेंसिटी वॉल्यूम अपॉन आर का स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट, g d स्क्वायर, व्हाट अबाउट वॉल्यूम, बच्चों वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, v का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। तो f इज इक्वल टू g d स्क्वायर, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों ऊपर से क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, यहाँ पे लगा दी मैंने स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा हुआ आर स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर। आखिरी बात समझ में, बस मैंने वॉल्यूम की यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे पुट करा है। अब यहाँ इसको हम समझते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो इसको। तो f इज इक्वल टू वॉट, g d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 4/3 पाई का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या करा, 4/3 पाई का स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया, यहाँ पे आर की पावर क्यूब है और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो टोटल कितनी पावर हो जाएगी बच्चों, आर की पावर 6, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होती है इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 से ये 6 कटा कितना आ गया, आर की पावर 4 बचेगा। तो f इज इक्वल टू वॉट, g d स्क्वायर 4/3
पाई का होल स्क्वायर, ये आ गया आर की पावर 4। अब ये जो पूरी कहानी तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रही है 4/3 पाई जी ऑल आर कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट में हटाओगे तो व्हाट वी गेट, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, आर की पावर 4। आई बात समझ बच्चों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जल्दबाजी मत करना, पहले देखना कि मास की डिपेंडेंसी किस तरीके के क्वेश्चन में हमें दे रखी है, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, करो इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शुरू से करते हैं उसको हम स्मॉल जी से। ठीक है, कितनी होती है स्मॉल जी की वैल्यू, हम जानते हैं स्मॉल जी कितना होता है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना मान के चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आज हम सब समझते हैं कि जो वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं जी की, ये कहाँ से आती है, एक्चुअल इसकी वजह क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी इसके फोर्स न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के अंदर सेकेंड चैप्टर में, कि जो फोर्स का वो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू वॉट, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। मतलब क्या हुआ, जिस बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बराबर एम ए। बच्चों ए का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने पहले बोल दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, हम टाइम से इसको डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रेट आता है वहाँ हम टाइम से डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ को। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपने बच्चों, अपना एक्सेलरेशन। और जब जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है तो बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करके व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आप खूब अच्छे से उस चीज़ को समझना। मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी यहाँ पे रखी है m1 मास है, और एक बॉडी दूसरी रखी है यहाँ पे m2 मास है। तो इन दोनों के बीच की दूरी सिंपली मैंने क्या बोल दिया, वो r दे रखा है। तो एक बात हम लोग पक्का समझ चुके हैं, जब भी दो मैसिव बॉडी होंगी उन दोनों के बीच में क्या लगेगा बच्चों, एक फोर्स लगेगा। क्या, F बराबर क्या, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने मान लिया कि जो फोर्स है कि m1 लगा रहा है किसके ऊपर, m2 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, m1 अपनी जगह पर बैठा हुआ है, m2 को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, m2 जब पहले यहाँ पे था, अब जब वो इसकी तरफ आ रहा होगा तो m2 की बच्चों में क्या चेंज आ गया, m2 की वेलोसिटी में चेंज आ गया। मतलब क्या हुआ, m2 मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जिसके पास वेलोसिटी में चेंज आता है उसके पास क्या जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। किसके अंदर, m1 में, m2 में। m1 तो खींचने वाला है, m2 मूव कर रहा है, मतलब क्या हुआ, m2 के अंदर बच्चों क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन। और जिसके पास एक्सेलरेशन आ जाए तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, उसके पास एक फोर्स मिल गई, क्या, m2a। जिसके पास एक्सेलरेशन होगा हम उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। वो फोर्स कितनी है, अरे फोर्स इधर लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, इतनी लगा रहा है, मतलब ऊपर नीचे दोनों क्या मिल गई हमें बच्चों, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट वी गेट, दोनों कंबाइन कर दो, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, m2a2। मैंने इसको 2 बोल दिया, क्यों, क्योंकि फोर्स इस पे लग रही है, m2 पे लग रही है बच्चों। m2 से m2 कैंसिल, तो व्हाट वी गेट, Gm1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू a ऑफ 2k। ठीक है, मतलब ये बताओ ये किसका एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन बच्चों m2 का है, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है, किसके खींचने की वजह से आ रहा है, m1 के खींचने की वजह से आ रहा है। तो देखो फॉर्मूले में भी क्या आ गया, m1 ही आ गया। मतलब क्या हुआ, m2 का जो चेंज है, m2 का जो एक्सेलरेशन का चेंज है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि m1 के पास मास कितना है। तो m2 का चेंज m1 के मास के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि फोर्स बताओ जब m2 इसके ऊपर लगाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे। अब यहाँ पर मैं सेकंड केस बना रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे ये m1 रखा है और ये बच्चों आपका ये m2 रखा है, इन दोनों के पीछे दूरी हमें सिंपली r दे रखी है। अब जब m2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, हमने अभी नियम बनाया कि फोर्स कभी भी चेंज नहीं होती, फोर्स हमेशा बराबर होती है। चाहे ये इस पर लगा दे चाहे ये इस पर लगा दे, फोर्स की वैल्यू हमेशा ये निकल कर आ गई, m2 और ये m1।
अब बताओ जब m2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अब किसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, m1 की, क्योंकि m1 अब इधर की तरफ मूव करेगा, किसके पास, m2 के पास। मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, f बर क्या बराबर m1 a1, हाँ है ना बच्चों, ये भी फोर्स ये भी फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, g m2 m1 इज इक्वल टू वॉट, m1 अपॉन a1 अपॉन ये हो गया आपका r स्क्वायर। अब m1 से बच्चों m1 कैंसिल, तो व्हाट वी गेट, g m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, a1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ जो a1 का एक्सेलरेशन है वो m2 पर डिपेंड करता है, जो a2 का एक्सेलरेशन है वो m1 पर डिपेंड करता है। कुल मिला के बात ये समझ में आई, अच्छी तरीके से सुनना। मैंने कहा अगर m1 m2 की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन भी अलग अलग ही आएगा। ये बात क्या हुआ, दोबारा सुनो। मैंने कहा कि m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, हाँ लगा रहा है, m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है, हाँ लगा रहा है। जो फोर्स की वैल्यू आती है वो हमेशा दोनों पे बराबर आती है, हमेशा बराबर आती है। लेकिन जो इसके द्वारा किया गया एक्सेलरेशन होगा वो कब बराबर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि m1 कितना है, वो डिपेंड करता है कि m2 कितना है। जितना ज़्यादा m1 होगा उतना ज़्यादा m2 वाले का एक्सेलरेशन होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास ये m2 होगा उतना ही ज़्यादा m1 वाले का एक्सेलरेशन होगा। मतलब क्या हुआ, बॉडी का m1 का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि m2 का मास कितना है, m2 का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि m1 का मास कितना है। मतलब क्या हुआ, जिस बॉडी का मास ज़्यादा उस बॉडी का एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई, हाँ है ना। खुद देखो, मैंने कहा कि आपसे कि m1 का मास बहुत ज़्यादा है तो a2 का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा m2 का मास ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, a1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा m1 का मास कम है, m1 का मास कम है, m1 का मास कम है तो a2 वाली का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो मास और एक्सेलरेशन आपस में कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये बात समझ में आ गई। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। करो उसके लिए से कुछ। मैंने कहा कि मेरे पास दो बॉडी हैं, एक है यहाँ पे 10 kg की और एक बॉडी दे रखी है मेरे पास 20 kg। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है मेरे पास सिंपली 1 मीटर। तो बताओ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन 1 या 10 kg एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन 20 kg। तो बताओ इन दोनों का क्या क्या एक्सेलरेशन होगा। अभी हमने क्या नहीं बनाया, जब तुम a निकालोगे किसका, 10 kg का, तो किसके मास पर डिपेंड करेगा, 10 पे नहीं, दूसरे वाले के मास पर डिपेंड करेगा। तो बच्चे फॉर्मूला क्या, अभी देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले इस पर हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन पर रखो। अभी देखो, अभी हमने यहाँ से क्या सीख लिया, यहाँ देखो पहले कि a1 क्या है, g m1 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है हमारे पास g m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये मिल गया मुझे a1, a2 m1 पे और a1 m2 पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे खाते में एक फॉर्मूला और आ गया किसका, a निकालने का, क्या बनेगा हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास कितनी थी बच्चों, 10 kg की थी और कितनी थी, ये 20 kg की थी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी हमारे पास, 1 मीटर। अब वो एक्सेलरेशन निकालना किसका, 10 kg का। अब फॉर्मूला क्या बने देखो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सही बात है। अब 10 का निकालना है तो मास किसका होगा, 20 वाले का। तो आपने कहा g मल्टीप्लाई 20, व्हाट इज वैल्यू ऑफ r, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। तो a ऑफ 10 कितना मिल गया बच्चों, 20 मल्टीप्लाई g। तो व्हाट अबाउट a ऑफ 20, तो सिंपल क्या बोल दोगे, अब इस पर नहीं, इस पर डिपेंड करेगा, क्या बोल दोगे, 10 ऑफ g के बराबर। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन, इफ both masses is same then acceleration of m1 and m2 is, ठीक है। मतलब m1 और m2 का एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये होगा बच्चों आपका m1 और ये होगा बच्चों आपको क्या, m2। दोनों की दूरी दे रखी, सिंपली मैंने क्या मान लिया, इसको r मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो m1 है वो किसके बराबर है, वो भैया तुम्हारा m2 के बराबर दे रखा है। तो अब बताओ दोनों का एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है। तो अभी हमें क्या फॉर्मूला बना कि m1 और m2 अगर मैं आपस में बराबर कर दूँ, यहाँ भी m आएगा, यहाँ भी m आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, अब बताओ इनमें से ऐसी कौन सी
चीज़ दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है, कोई भी नहीं। दोनों की आर की वैल्यू बराबर, जी दोनों का कांस्टेंट, m1 m2 हमने दोनों को बराबर रख दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, अब दोनों बॉडी का जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों वो भी कैसा आएगा, फोर्स की तरह वो भी सेम ही आएगा। अब कहानी सुनो दोबारा से। दो मास दे रखे हैं, एक का है m1 एक का है m2। मास की वैल्यू अलग अलग है लेकिन दोनों पर लगने वाला फोर्स बराबर होगा। मास की वैल्यू अलग अलग है, ये इस पर फोर्स लगाए ये इस पर फोर्स लगाए, हमेशा बराबर होगा। मास की वैल्यू सेम है लेकिन अभी भी लगने वाला फोर्स बराबर ही होगा। कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है, मास 100 हो या मास अलग अलग हो, लगने वाला फोर्स ये इस पर लगाए ये इस पर लगाए वो हमेशा बराबर आने वाला है। दूसरी बात, अगर मास की वैल्यू अलग अलग है तो लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। अगर मास की वैल्यू दोनों सेम दे रखी हैं तो लगने वाला एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा। आगे बात समझने पूरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि 9.8 ये कहानी है 9.8 की, ये कहाँ से निकल कर आई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, हम लोग एक मार्क्स हम लोग क्या करने वाले हैं, फिक्स करने वाले हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटी। और ग्रेविटी में बच्चों एक मार्क्स की वैल्यू फिक्स होती है, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ अर्थ। ये हो गया हमारा, ये हो गया बच्चों, मैंने बोला ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ऑर्बिट रखा है, इसका मास दे रखा है मेरे पास m, और अर्थ का मास दे रखा है मेरे पास कैपिटल M। कितना होता है ये, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 24 kg। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमें पता है, ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मेरी बात ज़रा समझना, क्या अर्थ के पास मास है? हाँ है। जो ऑब्जेक्ट है, मेरी बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पे है, क्या उसके पास मास है? हाँ, दोनों के पास मास है। मतलब क्या होगी बच्चों, F बराबर क्या, G स्मॉल m कैपिटल M, दोनों की बीच की दूरी का देखिए सिंपली r का स्क्वायर। मैंने कहा कि अर्थ अगर मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जब वो अपनी तरफ मुझे खींच रहा होगा तो मेरे अंदर क्या आएगा, मेरी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और जब जब मेरी वेलोसिटी में चेंज आ गया, जो बॉडी यहाँ पे रखी है उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो बच्चों उसके पास क्या आ गया, उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, F बराबर क्या, स्मॉल m a, बिकॉज इसके अंदर चेंज आया है बच्चों, ये भी फोर्स, मतलब क्या हुआ, m a इज इक्वल टू वॉट, जी m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, व्हाट वी गेट इज इक्वल टू क्या, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, क्या तुम्हें m की वैल्यू मालूम है बच्चों, अर्थ मास ऑफ द अर्थ मालूम है, क्या r मालूम है, मालूम है, g मालूम है, g मालूम है। इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज व्हाट वी गेट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, g बोल देते हैं। कब, जब हमारे पास हमारा अर्थ हमारे ऊपर मास हमारे ऊपर फिक्स फोर्स लगा रहा होता है। आगे बात समझ में कि जी की वैल्यू कहाँ से निकल कर आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको अपनी अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको हम मान के चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब हमारे खाते में अभी तक दो फॉर्मूलेस आ चुके हैं, एक फोर्स का और एक किसका, एक एक्सेलरेशन का। इसको मैं चाहे जी लिख दूं चाहे मैं इसको ए लिख दूं, अब हमारी बात समझ में आ चुकी है, क्या, जी m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चलो करो यहाँ तक एनालिसिस को। अब बच्चों आप आते हैं 2022 के जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एवरेज डेंसिटी। ये आपसे पूछा गया है AMU 2022 के अंदर। फाइंड द एवरेज find the average density of earth in terms of कैपिटल G स्मॉल g, है ना, और ये मास किसका है बच्चों, अर्थ का है। ये सब चीज़ें हमें दे रखी क्वेश्चन के अंदर कि इसके टर्म्स में आपको क्या बतानी है कि, और आर भी दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ। इसके टर्म, इन सब के टर्म्स में कि अर्थ की डेंसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। अभी देखो, ये हमें एक चीज़ दे रखी है इन्फॉर्मेशन कि हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। बताओ, F वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ या A वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, या बच्चों हमने ये क्या बताया, A को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपने A को हम G भी बोल सकते हैं, अभी सीख लिया हम लोगों ने। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं क्या मिलेगा, G इज इक्वल टू वॉट, जी m अपॉन
आर का स्क्वायर। मुझे बात समझ में आ रही है? आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द अर्थ। जो दूरी थी हमारे पास, अर्थ को हमने बनाया था सेंटर से वहाँ तक की दूरी हमने क्या माना था उसको आर। एम क्या है बच्चों के? मास। और जी क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बच्चों की एवरेज डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी कोई फॉर्मूला है क्या? है क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो व्हाट वी गेट? वी गेट मास। तो मैंने रखा G इज इक्वल टू कैपिटल G। व्हाट अबाउट बच्चों? M, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं इधर फेंकूँ तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू व्हाट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। इसको डायरेक्ट कहाँ फेंक दूँ बच्चों मैं? नीचे की तरफ। यहाँ आगे जी, या आगे वी, इसको हटाया मैंने, मुझे क्या मिल गई? डेंसिटी मिल गई। जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले मैं आपको ऑप्शन लिख दूँ तो आप ऑप्शन को मैच कराइएगा। तो बच्चों पहले आपको ऑप्शन दे रखा, ए ऑप्शन है आपके पास 3g अपॉन 4 पाई जी आर। ऑप्शन बी है 3g 4 पाई जी आर। ऑप्शन सी है 3rg अपॉन 4 पाई जी। बच्चों ऑप्शन डी है 3gr अपॉन 4 पाई जी। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अब बताओ ये डेंसिटी ये आई है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब क्या होगा? वॉल्यूम को हम ब्रेक कर सकते हैं। और बच्चों हम स्फीयर को, अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं? स्फीयर। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी इज इक्वल टू ऊपर क्या है? आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी अपॉन जी कैपिटल ये आ गया। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। जो 3 का जाएगा ऊपर की तरफ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 3r स्क्वायर जी अपॉन कितना? 4 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई जी। आर स्क्वायर से बच्चों आर क्यूब कैंसिल, तो डी कितना है हमारे पास? 3g अपॉन 4 पाई आर जी। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो 3g 4 पाई जी आर, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब मेरी बात जरा समझना, ये क्वेश्चन बच्चों 2022 में पूछा गया और उससे पहले बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। यही क्वेश्चन पहले 2019 में आया है और यही क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। तो अब ये इससे हम लोगों ने क्या सीख लिया कि क्वेश्चन आपके रिपीट एमयू के अंदर, जामिया के अंदर क्वेश्चन रिपीट आपके होते हैं। ठीक है, करो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब एक पूछा गया आपसे 2019 के अंदर, एएमयू 2019 एएमयू। तो आप 19 के, 18 के, 17 के क्वेश्चन भी करके चलो, 18 तक मार्क करके चलो, 18 से लेके 22 तक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन करके चलो विद चैप्टर वाइज, ताकि क्वेश्चन रिपीट भी हो तो हमें उसका आंसर निकालने में टाइम न लगे, विद इन सेकंड उसको हम सॉल्व कर लें। अगर क्वेश्चन मुझे रिपीट नहीं होता है तो कॉन्सेप्चुअल वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस वैल्यूज को वो ऊपर नीचे कर देता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जो क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्वेश्चन है, लिख लो इसको, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 kg mass and Earth is (6 × 10⁻²4) 19.6 न्यूटन। ठीक है, what will be the
will be the acceleration, what will be the acceleration in अर्थ। ठीक है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन अर्थ। मतलब क्या है, एक 2 kg का मास है, ये मैंने बना दिया, और एक ये मैंने बच्चों बनाई, अर्थ बनाई पहले, ये बच्चों की अर्थ का रेडियस हो गया आर, ये और ये रखा है यहाँ पे एक मास, कितना 2 kg का मास, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं, देखो अच्छे समझना, अगर ये पूछता, खूब अच्छे से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को अच्छा पहले इसके ऑप्शन और लिख लो, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इजीली। देखो ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड से, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रखा है आपके पास 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास 2.2 इंटू 10 की पावर -24, और ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास 3.3 इंटू 10 की पावर -24। अब बच्चों क्वेश्चन को समझो अच्छे तरीके से। बच्चे गलती क्या करेंगे, देखो इसके अंदर वो सिंपली पहले वाले पे टिक ला कर आ जाएंगे। मेरी बात जरा समझना, पहले वाला कब आता है, जब अर्थ हमारा इस कोई भी मास रखो उसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा और उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, तब जो आता है हमारे पास कितना 9.8 आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी कौन लगाता है, हम या अर्थ लगाती है हमारे पास ग्रेविटी कितनी 9.8 अपने कहाँ पे, सेंटर की तरफ। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक मास रख दिया, एक अर्थ रख दिया, बताओ अब अर्थ के अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। बात समझ में आ रही है। अब अर्थ नहीं खींच रही, ये वाला मास इसको अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। आगे बात समझ में, मतलब क्या हुआ, हमें अर्थ का क्या निकालना है, हमें अर्थ का क्या निकालना है, ए निकालना है कि अर्थ कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, gm/r²। मुझे यहाँ मास किसका आएगा, अब अर्थ का मास नहीं आएगा, मास उसका आएगा जो इसको खींच रहा होगा। खींच कौन रहा है इसको, 2 kg का मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई कितना मास 2 kg। व्हाट अबाउट बच्चों आर, कितना होता है हमारे पास 64। अब यहाँ पे देखो पहले आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू 6400 और क्या होता है किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर को पहले चेंज करो मीटर के अंदर, तो 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर में आ गया। 2 0 ये रहे तो बच्चों कितना मिल गया 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर के अंदर। यहाँ पुट करो लीजिए इसको, तो 64 इंटू 10 की पावर ये हो गया हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ए इज इक्वल टू वॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 7 14 तो 12 और ये बचा ये आ गया 12। ठीक, ये आ गया हमारे पास ए। अब 64 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 64 का स्क्वायर, और देखो यहाँ कितनी पावर 10 की पावर -11 तो ये रहा, और देखो ये कितनी होगी 2 और 5 और 2 कितना हो बच्चों 10, और 10 को मैं ऊपर लेके जाऊँगा कितना हो जाएगा -10। ठीक है, और -10 प्लस -11 तो व्हाट वी गेट, दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी -21। मतलब क्या हुआ, आंसर हमारे पास लगभग इन दोनों में से एक आने वाला है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जरा इसको। अब बच्चों 64 को खोलोगे तो ये 4065 के आसपास आएगा, फिर तुम इसको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू वॉट 3.3 इंटू 10 की पावर -24 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ही इन्होंने ट्रिकी बनाया था। जो बच्चे क्वेश्चन लग रहे थे, जो टिक लग रहे थे, किस पे लग रहे थे, पहले ऑप्शन पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। याद रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ का नहीं, ये अर्थ लगाता है किसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर जो इसके पास बैठी हुई होती है। ये पूछ किस करा कि अर्थ का क्या होगा, किसकी वजह से, उस बॉडी की वजह से कितना होगा। तो दोनों बातें बच्चों फर्क है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक करो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2000 जो एम में पूछे जा रहे हैं, 2019 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2 क्वेश्चन इस पर हमने ये देख लिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो हमसे और क्या पूछ सकता है 2023 में या 24 में, सॉरी 2023 के अंदर, तो इस पर थोड़ा काम करते हैं ना। या फिर क्वेश्चंस हो गए,
किसकी बेस पे, सिर्फ अपने इन दो फॉर्मूला की बेस पर भी हम काम कर रहे हैं। कल अभी हम लोग और काम करेंगे जो 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है सैटेलाइट के अबाउट, तो उसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ जो चीज़ पर काम कर रहे हैं सिर्फ इन दो फॉर्मूलेस पर काम कर रहे हैं कि इन दो फॉर्मूलेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो दो बातें होती हैं, तो हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ लें, लेकिन हमें कुछ समझ में ना आए इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हम सिर्फ उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो दो चीज़ हमें दे रखी हैं, फोर्स पे और एक्सेलरेशन के ऊपर। तो माइंड हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो भी लेक्चर चल रहा है सारा इन दो पे ही चल रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अब वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, तो उसके हम फॉर्मूले अलग पढ़ेंगे, उसकी हम कहानी पूरी अलग पढ़ेंगे। तो माइंड को याद रखो किस चीज़ पे, किस वक्त में, किस समय में, किस टाइम में हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन है, इन सर्टेन प्लैनेट हैज मास ट्वाइस ऑफ अर्थ and radius of planet is also twice of Earth. Then the gravity of planet is, तो आपके बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो करो इसको, ट्राई करो पहले। तो देखो क्या पूछ रहा है, पहले ही काम करो। सिंपल क्या पूछ रहा है कि फाइंड देन द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज। तो ग्रेविटी पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है ग्रेविटी वाला, ये रहा। तो हमसे जी पूछ रहा है क्या होगा, किसका, अर्थ का नहीं पूछ रहा, किसी एक प्लैनेट का पूछ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हम अर्थ की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, किसी दूसरे प्लैनेट की बात करेंगे। तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट पूछ रहा है, तो इसमें जी तो भैया चाहे प्लैनेट पर जाएँ चाहे कहीं पर भी जाएं, जी की वैल्यू जी ही रहती है। मास ऑफ प्लैनेट रखना पड़ेगा और रेडियस ऑफ क्या रखना पड़ेगा, आपको प्लैनेट का रखना पड़ेगा, तब जाके ग्रेविटी ऑफ किसकी निकाल पाओगे, प्लैनेट की। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए सर्टेन प्लैनेट हैज मास ट्वाइस ऑफ अर्थ। मतलब क्या हुआ, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज एल्सो ट्वाइस ऑफ अर्थ। जो रेडियस ऑफ प्लैनेट दे रखी है वो 2 गुना है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये वैल्यू जो पता है यहाँ पे पुट करते हैं। तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू व्हाट, जी ऐसे ही रहेगा। व्हाट अबाउट मास ऑफ प्लैनेट, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ प्लैनेट, 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का, उस पर क्या लगाना बच्चों, आपको स्क्वायर लगाना है। तो g ऑफ p इज इक्वल टू 2gm ऑफ e अपॉन 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, 4r ऑफ e का होल स्क्वायर। 2 से इसको काटो कितना मिलेगा, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, तो gme अपॉन 2re का स्क्वायर, 2 × 2 2 to the 4। बच्चे बताओ, g मास ऑफ अर्थ, आर ई मत आर रेडियस ऑफ अर्थ, क्या मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है। अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ऐसे बाहर निकाल के ऐसे लिख दूँ तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आती है हमारे पास, 10 के बराबर। तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना 2, व्हाट वी गेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो बच्चों बात आई वाली। बताओ, सिंपल ये देखना है कि जिसकी भी ग्रेविटी पूछे फॉर्मूला हमें यही यूज़ करना है। बस क्या याद करना है, उस जिस प्लैनेट की हम बात करेंगे मास भी उसका होगा, आर भी उसका होगा, मतलब रेडियस भी उसका होगा, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अब यहाँ पे मास रख दो मून का, रेडियस रख दो मून की, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, करो यहाँ तक इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये क्वेश्चन पूरा ऐसा है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ए सर्टेन प्लैनेट has average density two-third of density of Earth, ठीक है, and radius is 6 times of Earth, ठीक है। फाइंड फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लैनेट। सेकंड पार्ट, पहले तो निकालना है कि बताओ उस प्लैनेट के बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, और दूसरा पार्ट निकालना आपको फाइंड मैक्सिमम हाइट when we throw a ball upward in that planet, ठीक है। चलो ट्राई करो बच्चों, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, 5-10 मिनट इसको दो और फिर बताओ इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। और जो उसका यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 60 मीटर पर सेकेंड। अब पहले बात समझ लो, बात क्वेश्चन तो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बच्चों हमसे ये पूछ रहा है कि एक सर्टेन प्लैनेट है, उसकी एवरेज डेंसिटी जो दे रखी है वो 2/3 है। मतलब क्या होगा, सुनो बात को अच्छे से, कि डेंसिटी ऑफ प्लैनेट जो गिवन क्वांटिटीज है उसको पहले यहाँ पर लिख लो, आधा क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। एवरेज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट कितना है हमारे पास, 2/3 डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि डेंसिटी ऑफ अर्थ दे रखी है। एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ अर्थ दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लैनेट हमें क्या मिलने वाला है। तो अभी बच्चों अभी हमने क्या नियम बनाया कि जब भी हम किसकी बात करेंगे एक्सेलरेशन की, हमारे पास सिंपली एक ही फॉर्मूला है, क्या, ये रहा हमारे पास। क्या निकालें इसको हम, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू व्हाट, GM अपॉन बच्चों R का स्क्वायर। क्या तुम्हें M मालूम है, क्या तुम्हें R मालूम है, हमें ना M मालूम ना बच्चों हमें R मालूम। इसका मतलब क्या हुआ, M को हम इन टर्म्स ऑफ व्हाट लेना पड़ेगा, हमें इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लाना पड़ेगा। तो बच्चों मास को लेके जाओ डेंसिटी के टर्म्स में, तो हमें क्या मिलेगा, जी डेंसिटी मल्टीप्लाई क्या, वॉल्यूम अपॉन R स्क्वायर। अभी आपको बताया है मैंने कि डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बच्चों इसके ऊपर कि A ऑफ P इज इक्वल टू वॉट, G। व्हाट अबाउट डेंसिटी कितनी दे रखी है हमारे पास, 2/3 टाइम्स ऑफ अर्थ, यानी कि 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। व्हाट अबाउट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4/3। तो A ऑफ P इज इक्वल टू G, डेंसिटी है इसकी 2/3 टाइम्स ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम का बच्चों फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, R से बच्चों R कैंसिल, तो A ऑफ P G ऐसे आ गया, 2/3 डेंसिटी ऑफ अर्थ 4/3 पाई R से 2 R ही मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बच्चों यहाँ पे क्या मिल गया, ये R किसका है, ये हमारे पास प्लैनेट का है, नॉट अर्थ, क्योंकि हम जो पूरी कहानी पुट कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्लैनेट की। तो व्हाट इज द R, कितना दे रखा है, 6 टाइम्स ऑफ अर्थ। तो RP को हटाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया R ऑफ E, ठीक है। अब जो नंबर्स हैं उसको पहले मैं बाहर निकाल दूँ, तो मैंने क्या बोला, A ऑफ P इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई कितना, 6। ये 6 को 2/3 को मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ G मुझे देखो 4/3 दिख रहा है ना, हाँ 4/3, क्योंकि आपका पाई मुझे यहाँ पे कहा R ऑफ E, देखो G ऐसे आ गया,
डी ऑफ ई, ये ऐसे आ गया। ये पूरी कहानी ऐसे उतार दी मैंने। बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने पास से आर स्क्वायर यहाँ पे लगाया और आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब जब आर स्क्वायर यहाँ लगाया, एक आर यहाँ पे ऑलरेडी था, तो आर स्क्वायर और आर कितना बच जाएगा हमारे पास, आर का क्यूब। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये फ्रैक्शन देखो जरा, तो 3 1 3 और 3 2 तो 2 2 कितना हो गया हमारे पास 4, तो 4 अपना ऐसे आ गया। अब जी को देखो मैंने ऐसे लिखा जी, 4/3 को मैंने ऐसे लिखा 4/3, ये आ गया आपका पाई। बच्चों आर और आर कितना बच्चों आपको हो गया, आर ई का क्यूब। यहाँ पे क्या है बच्चों, डी ऑफ ई अपॉन आर ऑफ ई का होल स्क्वायर। दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब, बच्चों ये क्या बन गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला। और आर किसका है बच्चों, अर्थ का है, तो मतलब वॉल्यूम किसका आ गया, अर्थ का वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है मुझे, 4 ऐसी रहा और जी ऐसी रहा, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ किसका, अर्थ का, और डेंसिटी किसकी है बच्चों, यहाँ पे अर्थ की। और नीचे बच्चों क्या दे रखा है मैंने, देखो आर ई का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बच्चों क्या होता है, मास। लेकिन वॉल्यूम भी अर्थ का, डेंसिटी भी अर्थ की, तो बच्चों मास भी किसका आएगा तुम्हारे पास, अर्थ का मास आ गया। तो एम ई अपॉन बच्चों आर ई का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब बताओ जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये क्या होता है, 10, क्या मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, पूरा कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा 10, और 10 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो व्हाट वी गेट बच्चों, इसको मैं सिंपल क्या मान लूँ, क्या मिल गया हमारे पास सिंपली 40 मिल गया, है ना। ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 10 हो गया, 4 7 ने मल्टीप्लाई कर दी, क्या मिल गया मुझे 40। कहने का मतलब क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो प्लैनेट है जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी बच्चों ग्रेविटी कितनी होने वाली है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देने वाली है। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन, एक पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड मैक्सिमम हाइट व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड इन दैट प्लैनेट। पहले इतना कर लो, फिर सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो कमेंट में उसको अच्छे से बच्चों पूछ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमने इसको मास को भी चेंज करा डेंसिटी के टर्म्स में, फिर डेंसिटी को चेंज करा प्लैनेट की इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ अर्थ, तो सारा काम हमें इसमें यहाँ पे करना पड़ गया, ठीक है। तो हो गया, आई होप मैं इसको बता रहा हूँ। तो अभी हमें यहाँ समय क्या मिल गया कि ग्रेविटी ऑफ दिस प्लैनेट व्हाट वी गेट 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट व्हेन वी थ्रो अ बॉल। मतलब इस यहाँ से तुमने उस प्लैनेट के ऊपर, बच्चों ये कहानी जो बना रहे हैं पूरी, ये अर्थ के ऊपर बॉल के ऊपर नहीं फेंक रहे, अर्थ के ऊपर बॉल के ऊपर नहीं फेंक रहे, उस प्लैनेट पे फेंक रहे हैं जिसकी ग्रेविटी हमें 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। मैंने उसको ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास, यू बराबर कितना 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैंने क्या लगा दिया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, हमें h निकालना है। तो ये तो बच्चों 0 हो गया, ये हो गया 0। अब बताओ, जब हमने एक नियम बनाया था, जब भी हम सरफेस से बॉडीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, और फाइनल हमारे पास 0 हो जाती है। हम कहानी कुछ भी बनाएं, बॉडी को ऊपर फेंकें, बॉडी को नीचे फेंकें, जी की वैल्यू जो होती है हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं। ये हमने कुछ नियम बनाए थे अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो व्हाट अबाउट यू रहेगा पॉजिटिव, व्हाट अबाउट जी कैसे होगा बच्चों आपके पास नेगेटिव, 2gh, इसको लेकर आ जाओ। तो 2gh इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर, h निकालना है तो h इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर अपॉन 2g, सही है बच्चों। व्हाट अबाउट u, तो h इज इक्वल टू कितना h इज इक्वल टू कितना बच्चों, h इज इक्वल टू कितना देगा 60 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब जी कितना रखूँ यहाँ पे 10 नहीं, कितना 40, क्योंकि हम उस प्लैनेट की बात कर रहे हैं। तो जी की यहाँ कितना आएगा 40, ऊपर कितना है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 40, 0 से 0 कैंसिल, और क्या बचा 2 1 2, ये हो गया 30, तो 30 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4, और काट लो इसको, 2 से काटा, ये आगे 3, यहाँ पे आएगा 2 से काटा के आगे 15 को उससे मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 3, व्हाट वी गेट बच्चों, वी गेट 45 मीटर की हाइट निकल कर आ जाए, कहाँ पे, उस प्लैनेट के ऊपर। आई होप ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं PYQ 2022 में, 17 में, 16 में, वो हमने यहाँ पर सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, उसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जी की जो वैल्यू होती है ये वेरी कैसे करती है, कि स्मॉल कैपिटल जी है स्मॉल जी, कैपिटल जी जो है हमारे पास वो हमेशा फिक्स रहता है। हम कहीं पर भी जाएँ, अर्थ की सरफेस पे हों, कहीं पर भी जाएँ, वैक्यूम में जाएँ, स्पेस में जाएँ, मून
पे जाएं, जुपिटर पे जाएं, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो हमारे पास वैल्यू है स्मॉल जी की, वो बच्चों हमारे पास चेंज होती रहती है। मतलब क्या हुआ, स्मॉल जी की वैल्यू को हम वेरी कराएंगे इन हाइट, इन डेप्थ, इन रोटेशन, ड्यू टू शेप, ये सारे फॉर्मेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सैटेलाइट, उससे 2022 में क्वेश्चन आ चुका है और सारी पुख्ता है कि इन 4-5 टॉपिक से ही मिला के इस बार 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग इतना पढ़िएगा, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।